वेलकम दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक करंट अफेयर की वीडियो लेकर आ रहे हैं। अभी 2 दिन की हम लोगों की ऑफ रही क्योंकि कुछ तबीयत थोड़ा नासाज थी। डियर चाइल्ड, आज नए फ्लेवर में आपको करंट अफेयर का एक जो है हम टॉपिक लेकर आए। वो आपको मनोरंजन नहीं दे सकता, वो आपको नॉलेज देगा। नए तरीके से हम लोग जो है करंट अफेयर को लेकर चल रहे हैं। तो सब बच्चे, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताता चलूं, आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी और आप जो है एक अच्छा स्कोर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कोरोना जो चल रहा है भारत में, कौन सा भारत नहीं, विश्व में कोरोना से त्रस्त है विश्व, कोरोना से त्रस्त है विश्व। इसी के लिए कुछ वैक्सीन का निर्माण हुआ है। उनमें 2 भारतीय वैक्सीन हैं। जरा आज हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। तो हम आज किस पर चर्चा कर रहे हैं? भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन, भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग भारत की अगर बात करें, भारत में 2 वैक्सीन का निर्माण हुआ है। 2 वैक्सीन का निर्माण है जिनको WHO द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। WHO द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय वैक्सीन, WHO द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय वैक्सीन। नंबर 1 पे है आपकी कोविशील्ड। कोविशील्ड नंबर 1 पे है, जिसको मान्यता प्राप्त हुई है। इसको मान्यता कब प्राप्त हुई कोविशील्ड को? तो मान्यता जो प्राप्त हुई जनवरी 2021 में। इसको जनवरी 2021 में किसके द्वारा? WHO द्वारा इसको मान्यता प्रदान कर दी गई थी। किसके द्वारा? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको मान्यता प्रदान कर दी गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जनवरी 2021 में। उसके बाद में दूसरी जो वैक्सीन आती है उसका नाम आपने सुना होगा, कोवैक्सीन। आपने दूसरा नाम सुना होगा, कोवैक्सीन। इस कोवैक्सीन को जो मान्यता प्रदान की है या मान्यता दी है नवंबर 2021 में। नवंबर 2021 में इसको मान्यता प्रदान की गई। कब की गई? नवंबर 2021 में WHO द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई। अब ये वैक्सीन भी पूरे विश्व में कहीं लगाई जा सकती है और कोवैक्सीन को भी बाहर विश्व में कहीं भी लगाया जा सकता है। इन दोनों को मान्यता प्रदान कर दी गई है। ठीक है, इससे हम लोगों को फायदा क्या होता है कि भैया विश्व में कहीं भी लगाई जा सकती है, तो इससे हम लोगों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय जो हम लोगों के संबंध है उन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे देशों को हम लोग इनको क्या करवाएंगे? फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, जिससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो और क्या होंगे? प्रगाढ़ होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अगर कोविशील्ड की, तो कोविशील्ड को किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया? अगर कोविशील्ड की बात करें तो किसके द्वारा तैयार किया गया? इसको सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा इसको तैयार किया गया। जबकि कोविशील्ड जो कोवैक्सीन है, इस कोवैक्सीन को तैयार किया गया किसके द्वारा? भारत बायोटेक और ICMR द्वारा। ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, के द्वारा इसको क्या किया गया? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा इसको तैयार किया गया। ठीक है, तो भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च द्वारा किसको तैयार किया गया? कोवैक्सीन को तैयार किया गया। ये दोनों के दोनों दवाइयां कहां निर्मित है? भारत में निर्मित है। ठीक है, अब हम इसके बाद अगला जो बिंदु आता है
उसको मैं आप लोगों के साथ ऐड करते हुए बढ़ता हूं अगले बिंदु को। ये नंबर 1 बिंदु बताया मैंने। ये आता है कि विश्व में कितनी वैक्सीन, विश्व की कितनी वैक्सीन मान्यता प्राप्त है। विश्व की कितनी वैक्सीन को WHO द्वारा मान्यता दी है। तो इसकी संख्या आती है 8। इसकी संख्या कितनी आती है? 8 ऐसी वैक्सीन है जो कोरोना के लिए दी जाने वाली 8 वैक्सीन दी जाती हैं, या मैं कहूं 8 टीके इस प्रकार के हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1 मॉडर्ना, नंबर 2 फाइजर बायोएनटेक, फाइजर, नंबर 3 पे आपकी आती है जॉनसन एंड जॉनसन, जॉनसन एंड जॉनसन। नंबर 4 पे आपकी आती है ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका। 5 नंबर पे आपकी आती है भैया, 5 नंबर पे आती है कोविशील्ड, 6 नंबर पे आती है साइनोफार्म, 7 नंबर पे आती है कोवैक्सीन, और 8 नंबर पे आपकी आती है अंतिम, जो 8वीं, टोटल 8 हैं उनमें 8 नंबर पे आती है आपकी साइनो बैंक, साइनो बैक। अब ध्यान से समझ लीजिए भारत में निर्मित कौन कौन सी हैं अर्जुन, जिनको WHO द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। वो आपकी एक तो है भैया कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। ये अलग अलग देशों द्वारा तैयार की गई हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी है? 8 है। 8 विश्व में 8 वैक्सीन बनी है, और इन 8 में से भैया 6 वैक्सीन ऐसी हैं, 2 वैक्सीन ऐसी हैं जिनको भारत द्वारा तैयार किया गया है। बाकी सारी वैक्सीन क्या है? अन्य देशों द्वारा तैयार किया गया है। क्लियर होगी बात बेटे? अब नेक्स्ट बिंदु हम लोग अगला टॉपिक लेकर चलेंगे इसी के साथ में। नेक्स्ट आपने एक बिंदु, एक नाम सुना होगा, आजकल चर्चाओं में रहा है, क्वीन हियो होंगोक। क्वीन हियो होंग ओक, एक नाम सुना होगा। ये बड़ी चर्चा में रहती है। जब दीपावली आती है उसके समय पे बहुत ज्यादा चर्चा में ये रहती है। दीपावली के समय ये जो है, ये कोरियाई मूल की एक रानी है, कोरियाई मूल की। कौन है भैया? ये कोरियाई मूल की एक रानी है। ये ऐसा माना जाता है कि ये जो उत्पन्न हुई या इसका जो जन्म हुआ वो भारतीय मूल की रानी थी, एक सूर्यरत्ना, अयोध्या। अयोध्या में अयोध्या से इसका संबंध है थोड़ा, वो मैं इसका जो जन्म माना जाता है क्वीन हियो होंगोके का, वैसे तो ये कोरियाई मूल मैंने आप लोगों को लिख दिया। ये जो माना जाता है कि एक अयोध्या की रानी हुई है, कहां की रानी हुई है? अयोध्या की रानी हुई है। उनका नाम रानी इंदुमती और राजा पद्मसेन।
से उत्पन्न संतान से माना जाता है। ये जो राजा पद्मसेन थे, ये कौशल में शासन करते थे। कौशल एक राज्य होता था, प्राचीन गणराज्य कौशल, वहां पर ये शासन करते थे कौशल में, और उनसे ही उत्पन्न मानी जाती थी कौन? क्वीन हियो होंग ओके। अभी आजकल क्यों चर्चा में आई? आजकल चर्चा में इसलिए आई कि एक सरयू नदी के तट पर किसके तट पर? सरयू नदी के तट पर एक राम कथा पार्क था। राम कथा पार्क, उसका जीर्णोद्धार कर दिया। उसका क्या कर दिया? उसका जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार का मतलब उसको जो है डेवलप कर दिया, उसको जीर्णोद्धार कर दिया। और जीर्णोद्धार जैसे किया और उसका नाम क्या रख दिया? नाम बदलकर जीर्णोद्धार कर उसका नया नाम क्वीन हियो, क्वीन हियो होंग ओक कर दिया गया। इसलिए आजकल क्या है चर्चा में। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। आपसे पूछा जा सकता है क्वीन हियो ओक होंग ओक कहां की रानी थी? तो कोरियाई मूल की थी। अभी सरयू नदी के तट पर रामकथा पार्क का नया नाम क्या रख दिया गया? क्वीन हियो होंग ओक नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट वन, अगला बिंदु इसी पे हम लोग आप चर्चा करेंगे। अगले बिंदु में है एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, फेम सेकंड योजना। फेम द्वितीय, यह किससे संबंधित है? फेम द्वितीय, फेम द्वितीय आप लोग देख रहे होंगे आजकल जो है इलेक्ट्रिक वाहन बहुत ज्यादा मार्केट में आ रहे हैं। कौन से? इलेक्ट्रिक वाहन मार्केट में बहुत जबरदस्त तरक्की लेके आ रही सरकार। तो क्या किया? इलेक्ट्रिक जो वाहन है, कौन से वाहन है? इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? फेम सेकंड योजना चलाई गई। कौन सी योजना चलाई गई? फेम योजना चलाई गई। इसमें क्या किया जाएगा? लोगों को छूट प्रदान की जाएगी ताकि लोग क्या करें? इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सके। और इस योजना का प्रारंभ 31 मार्च 2021 से प्रारंभ हो गया है। आज मैं 3 पॉइंट पढ़ाए, 3 के बाद हम लोग चौथा पॉइंट लेकर आते हैं। 4 नंबर जनाब, आइए, नवबोध आंदोलन। नवबोध आंदोलन, एक्चुअली में नवबोध आंदोलन क्या है भैया? मुद्दा यह, बौद्ध आंदोलन तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन यहां मैं आप लोगों के सामने क्या रख रहा हूं? नवबोध आंदोलन। नवबोध आंदोलन, पहले तो हम लोगों को इसी को जानना होगा। इस नवबोध आंदोलन को हम 2 नाम से जान सकते हैं। पहला नाम है दलित बौद्ध आंदोलन। दलित बौद्ध आंदोलन। दूसरा नाम है अंबेडकर, क्या? अंबेडकरवादी बौद्ध आंदोलन। करंट अफेयर का क्या सवाल है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। अंबेडकरवादी बौद्ध आंदोलन, अंबेडकरवाद बौद्ध आंदोलन। पहले इस लोगों को, आप दोनों चीजों को समझ लीजिए। क्या कहा? कि ये एक राजनीतिक, ये जो आंदोलन है ये दलितों को राजनीतिक और
शैक्षिक समझ के लिए प्रारंभ किया गया। किसके लिए प्रारंभ किया? दलितों को राजनीतिक और शैक्षिक समझ के लिए प्रारंभ किया गया। और इस आंदोलन के द्वारा जो प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के तीन इसका जो विचलन हुआ, इसके द्वारा क्या हुआ, प्रभाव पड़ा इस आंदोलन के द्वारा। तो क्या किया इसने, क्या कर दिया, जो उस समय क्या कर चलते थे, पारंपरिक भेरवाद, नंबर 2 महायान संप्रदाय, महायानवाद, नंबर 3 वज्रयानवाद, इन तीनों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया इस आंदोलन के द्वारा, दलित बौद्ध आंदोलन के द्वारा। किसके द्वारा? अंबेडकरवादी आंदोलन के द्वारा। दलितवाद आंदोलन, इसको बढ़ावा किसने दिया? डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बढ़ावा प्रदान किया गया। किसके द्वारा प्रदान किया गया? बढ़ावा प्रदान किया गया, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बढ़ावा प्रदान किया गया। इसी के अनुरूप ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको कि कुशीनगर, कहां? कुशीनगर कहां? यूपी में। कुशीनगर में नया हवाई अड्डा प्रारंभ किया है, नया हवाई अड्डा प्रारंभ। और इसका उद्देश्य क्या है? जो बौद्ध जो स्थल है, उन बौद्ध स्थलों को आपस में जोड़ेगा, आपस में जोड़ेगा। बौद्ध जो स्थल है उनको आपस में क्या करेगा? जोड़ेगा। क्लियर होगी बात बेटे? अब हम लोग बात करते हैं भैया बौद्ध, भारत में बौद्धों की स्थिति। किसकी स्थिति? भारत में वर्तमान बौद्ध आबादी, भारत में वर्तमान बौद्ध आबादी कौन सी? भारत में वर्तमान बौद्ध आबादी, अगर हम लोग बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है 6 बौद्ध धर्म 5वां सबसे बड़ा धर्म है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला 5वां राष्ट्र, 5वां राष्ट्र है। महाराष्ट्र की 6% आबादी, किसकी? महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की 6% आबादी बौद्ध है। महाराष्ट्र की 6% आबादी क्या है? बौद्ध है। नेक्स्ट वन, 5वां नंबर पॉइंट आप लोगों के सामने आता है परिमबकुलम, परिम्बकुलम अलियार विवाद। ये किन दो राज्यों के मध्य है? ये जल विवाद है। बताइए किन दो राज्यों के मध्य ये जल विवाद है? परम्बिकुलम अलियार जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो बस सीधा सा आप लोगों को आंसर दिखना, ये केरल और आपका तमिलनाडु के मध्य है, केरल और तमिलनाडु के मध्य है। नेक्स्ट वन, अगला बिंदु, नेक्स्ट वन आता है राष्ट्रीय दुर्लभ रोग, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति कब प्रारंभ की गई और इसको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
द्वारा नई राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 को प्रारंभ किया। ठीक, अब मुद्दा ये आता है कि राष्ट्रीय ये दुर्लभ रोग कौन से होते हैं भाई, दुर्लभ रोग क्या है। मुद्दा ये आता है भाई दुर्लभ रोग की श्रेणी में कौन से आएंगे, दुर्लभ रोग क्या है। मैं बहुत धीरे धीरे एक एक चीज को एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाता हुआ चलूंगा ताकि आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, धीरे धीरे समझ में आती चली जाएगी। ठीक है नहीं, लिखो भाई इसको। जो पहली तो बात, दुर्लभ रोग किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है। ठीक है नहीं, दुर्लभ रोग किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है उसको मैं आप लोगों को बताता हूं। दुर्लभ रोग WHO द्वारा प्रमाणित किया जाता है, द्वारा घोषित किया जाता है। किसके द्वारा घोषित किया जाता है, WHO द्वारा दुर्लभ रोग घोषित किया जाता है। और इसको परिभाषित कैसे किया जाता है, इसकी परिभाषा क्या है, दुर्लभ रोग की परिभाषा। की परिभाषा आप समझ लेना, दुर्लभ रोग की परिभाषा, जब जिसकी व्यापकता, या मैं कहूं जिस रोग की व्यापकता 1000 लोगों में से एक व्यक्ति में हो, वह दुर्लभ रोग कहलाता है। आज के लिए इतना सबक काफी है। अगर जो आपकी चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी या मैं क्या मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताने हैं। धन्यवाद, थैंक यू।